नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया। पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डले। अब गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पास होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब खंड 2 विधेयक का अंग बना। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर कई सारे प्रावधानों का जिक्र किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बिल में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल में कुल 4 नए क्लॉज जोड़े गए हैं। मेघवाल ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी जिक्र है, अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल में महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके 4 अहम क्लॉज हैं। उल्लेख नहीं है तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लॉज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे महान देश की मां स्त्री है। हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष से कंधा से कंधा मिलाकर लड़ी है। त्याग की पहचान है स्त्री के धैर्य का पता लगाना मुश्किल है। महिलाओं में समंदर जैसा धैर्य होता है। महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। राजीव गांधी जी का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में करी हुई धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए, लेकिन आखिरी बाजी में खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में
कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2010 में हमने राज्यसभा में विधेयक पारित किया था, लेकिन ये लोकसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। विधेयक अगर उन्होंने उस विधेयक को आगे बढ़ाया होता तो ये आज तक जल्दी ही हो गया होता। मुझे लगता है कि वे इसे चुनावों के मद्देनजर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब तक परसीमन या जनगणना नहीं होती, आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितना लंबा होगा लेने जा रहा है। वह पहले वाले को भी जारी रख सकते थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और हैं। लेकिन हम इस बात पर जोर देंगे कि महिला आरक्षण लाना होगा और हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कमियां दूर की जानी चाहिए। 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक, उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। इसीलिए मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक कर। वहीं अमित शाह ने कहा, ये आरक्षण सामान्य एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन होगा और महिलाएं की भागीदारी जल्दी सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएगा। महिला आरक्षण पर बोले अमित शाह। संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है, उसमें बदलाव लेकर
मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 330A जो लोकसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, नया अनुच्छेद 332A जो राज्यों की विधानसभा में 1/3 मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी 1/3 सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं मान्यवर। अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर। सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा, यह आशयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए।
कल प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन में पैदल चलकर नए संसद भवन में आए हैं। इस देश की शुरुआत पैदल चलकर हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के कई नेता पैदल चले, राजीव गांधी पैदल चले, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पैदल चलकर की। मैंने कल पहली बार प्रधानमंत्री को पैदल चलते देखा, लेकिन इस प्रवास और प्रयास में कई चीजें पुराने लोगों ने कर ली हैं। देखिए, क्रेडिट या श्रेयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी अपने ऐतिहासिक पुराने संसद भवन से पैदल नए संसद भवन में आ गए। इस देश की शुरुआत पैदल हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से नेता पैदल चले, राजीव गांधी भी पैदल चले बहुत बार, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पैदल कर ली। कल पहली बार मैं देखा कि प्रधानमंत्री भी नए संसद भवन में पैदल चले। लेकिन इस प्रवास और प्रयास में बहुत सी बातें अपने पुराने लोगों ने कर लिया। उसमें से महिला विधेयक है, उसमें इसरो है, बहुत कुछ है। ये देश का कार्य है। सरकार आपकी है, कल किसी की और थी और आने वाले दिनों में और किसी की सरकार होगी। अगर आप महिलाओं की बात करते हो तो श्रेयवाद की लड़ाई क्यों करो? आपने बिल लाया है, आपने बिल पेश किया है, आपने साहस दिखाया, आपके साहस का मैं हम सराहना करते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी पारा हाई है। आप सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि निश्चित रूप से महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से उनके द्वारा किए गए कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। ये क्या उनके द्वारा लाया गया एक और जुमला है? यदि आप विधेयक लागू करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, लेकिन इसे 2024 में लागू करें। क्या आपको लगता है कि देश की महिलाएं मूर्ख हैं? महिला विरोधी भाजपा एक और जुमला लेकर आई है। बिल के नाम पर जुमला। देश की महिलाएं, राजनीतिक दल इस चुनावी हथकंडों को समझते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अगर उनकी मंशा साफ है तो 2024 में इसे लागू करें। निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इसको इस देश की महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। आप मुझे बताइए, पिछला जो यूपीए की सरकार में महिला आरक्षण बिल आया था उसमें इस तरह की कंडीशन थी क्या? इस तरह की शर्तें थी क्या कि 15 साल में लागू करेंगे, 20 साल में लागू करेंगे, 25 साल में लागू करेंगे या नहीं करेंगे, परसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर कोर्ट में स्टे लग जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाएगा? ये क्या मजाक है? तो इसलिए महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मंशा और नीयत साफ है तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाएं, 24 से लागू करें। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ये बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा, तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे? महिलाओं को आरक्षण कहां मिलेगा? जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं।
दिल्ली में नए संसद भवन की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नई विधानसभा बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नए विधान भवन की आधारशिला को रखा जाएगा। इसके निर्माण कार्य में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस नए भवन का निर्माण निरामन, दारुल शफा और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर होगा। जानकारी के लिए बता दें, प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में नई विधानसभा बनाएगी। दिसंबर 2023 में इसकी आधारशिला रखी जा सकती है और 2027 से पहले इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। सरकार 25 दिसंबर 2023 को अटल जी के जन्मदिन पर पीएम मोदी से इसका शिलान्यास कराना चाहती है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।